हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है आईएएस की अलाइड सर्विसेज कौन सी होती हैं और हम किस तरह से इसको डैफ के अंदर यानी कि जो हमारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके अंदर भरते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो लोग एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं कि हमें कौन सी सर्विसेज मिल सकती हैं यूपीएससी के माध्यम से, क्योंकि हम जनरली बोल देते हैं यूपीएससी एग्जाम को आईएएस का एग्जाम है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी और सर्विसेज होती हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जो लोग नई तैयारी कर रहे हैं उनको भी आइडिया होना चाहिए कि वो किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किस में आपका इंटरेस्ट बनता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। एंड अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 24 महीने के लिए अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको 75% डिस्काउंट मिल जाता है और आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है यूजिंग द कोड ANI7। तो आपका टोटल पेमेंट बनेगा 43,200 ओनली फॉर 24 मंथ्स। एंड इसके अंदर आपको घर बैठे बैठे सारी सुविधाएं, सारे लेक्चर जो है वो मिलते रहेंगे। इसके और क्या बेनिफिट्स हैं वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो टू गेट रेगुलर अपडेट्स एंड पीडीएफ्स। तो ये आपको टेलीग्राम के जो नाम है वो नीचे दिए गए हैं। सो अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप है UNARTIC, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी टाइम YT एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है अनिकेत सर। तो देखिए, अगर जनरली बात की जाए तो आपके पास दो मेन सर्विसेज होती हैं जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, आईएएस एंड आईएफएस, जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज होगी। उसके बाद जो 22 आपके पास सर्विसेज हैं उनको हम सेंट्रल सर्विसेज बोलते हैं। तो वो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं। तो टोटल मिलाकर के कुल मिलाकर के 24 सर्विसेज आपके पास होती हैं यूपीएससी एग्जाम में। तो आपका जितना भी रैंक आता है उसके हिसाब से आपको सर्विस की अलॉटमेंट होती है, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी प्रेफरेंस, आपकी चॉइस पूछी जाती है। तो आपको रैंक करना होता है डैफ के अंदर, यानी कि जब आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो मेंस का, उस टाइम पे आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में लगानी होती है कि मैं किस सर्विस को सबसे पहले चाहता हूँ। तो सपोज कीजिए आप आईएएस भरना चाहते हैं तो आईएएस को आप 01 रखेंगे। आईपीएस सेकंड नंबर पे बनना चाहते हैं, अगर आपको आईएएस नहीं मिलता तो आप आईपीएस को 02 रखेंगे एंड सो ऑन। इस तरह से आप सभी को रैंक करेंगे। तो जरूरी नहीं है सबको रैंक करना, आप छोड़ भी सकते हो। तो लेकिन अब छोड़ने का क्या मतलब है? अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हो, सपोज करो उसके नीचे आईएफएस था, उसके नीचे आईआरएस था, आपने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, कुछ भी नहीं लिखा, तो यूपीएससी जो है, जो आपका डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, वो उसको नो प्रेफरेंस मान के चलता है। तो वो आपको छोड़ देगा और बाकी जब सभी लोगों को और अलॉटमेंट हो जाएगी जिन लोगों ने प्रेफरेंसेस भर रखी हैं, तो उसके पास जो सीट बचेगी वो आपको दे देगा। तो मतलब कि उनको लगेगा कि आपके लिए सभी जो सीट्स हैं वो बराबर हैं। तो ब्लैंक छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उस सर्विस को रिजेक्ट कर रहे हो या आप उस सर्विस में जाना नहीं चाहते। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हो कि आप आईएफएस बनना ही नहीं चाहते, सपोज करो आपको बाहर के देशों में रहना पसंद नहीं है, या आप इतना ज्यादा इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो, या फिर आप सपोज करो कि आपको नई भाषाएं सीखने का शौक नहीं है, आपको लगता है कि मैं घर से दूर नहीं रह सकता, तो उस केस में आप 99 लिख दोगे। तो जब आप किसी सर्विस के आगे 99 लिख देते हो तो उसका मतलब है कि आप उस सर्विस को नहीं चाहते। तो वो जब आपको अलॉटमेंट होगी सर्विस की तो वो उसको क्रॉस कर दिया जाएगा, तो उसमें फिर आप नहीं जाओगे। लेकिन अगर आपने उसे ब्लैंक छोड़ा तो उसके लिए मतलब ये है कि आपके लिए आईएफएस आईआरएस सब बराबर हैं। तो जब जो भी बची हुई सर्विस होगी सबको प्रेफरेंसेस के हिसाब से अलॉट करने के बाद वो आपको मिल जाएगी। इसके अंदर नुकसान ये होता है कि सपोज करो आपका रैंक आया 300, लेकिन आपने सिर्फ आईएएस में नंबर 1 लिखा और बाकी सब आपने ब्लैंक छोड़ दिया, तो आपने सारी की सारी सर्विसेज को खाली छोड़ दिया। अब उस केस में क्या होगा कि आपके लिए सारी की सारी अब डीओपीटी के लिए आपकी सारी सर्विसेज बराबर हैं। तो हो सकता है आपको 300 रैंक पे जहां आईआरएस आराम से मिल सकता था, लेकिन आपको मिले कोई और जो आपको नहीं चाहिए। सपोज करो पोस्टल सर्विस मिल गई, आपको इंडियन पोस्टल सर्विस मिल गई, जो कि अदरवाइज आपको 600 रैंक पे मिलनी थी। तो मतलब कि आपको हायर रैंक पे भी कम प्रेफर्ड सर्विस जो है वो मिल सकती है, क्योंकि आपने सबको बराबर छोड़ दिया। क्योंकि फिर जिनको प्रेफरेंसेस ऑलरेडी मिली हुई हैं उनको पहले भरा जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इफ यू डोंट वांट टू ऑप्ट एनी सर्विस तो आपको 99 लिखना होता है उस सर्विस के आगे कि भाई मुझे ये सर्विस नहीं चाहिए। ऐसा किन 4 सिचुएशंस में हो सकता है कि आपको वो सर्विस नहीं चाहिए? नंबर 1, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो सपोज करो कि आप बहुत अच्छे फिजिकली बिल्ट हो, आपकी हाइट भी अच्छी है, आपका वेट भी अच्छा है, आपके अंदर फिजिकल कैपेसिटी भी है, लेकिन आपको पुलिस का काम ही पसंद नहीं है। तो आप पुलिस वाले बनना ही नहीं चाहते, आप आईपीएस बनना ही नहीं चाहते। तो उस केस में आप उसको नॉट इंटरेस्टेड हो तो आप आईपीएस के आगे 99 लिख दोगे कि भाई मुझे आईपीएस का काम करना ही नहीं है। या आप ऑडिटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप रेलवे में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप इंडियन रेलवे ऑडिट सर्विस या अकाउंट सर्विस के आगे लिख दोगे 99। ठीक है, तो जो भी सर्विस आपको नहीं पसंद उसके आगे आप 99 लिख दोगे। आपको लॉ नहीं पसंद तो आप कॉर्पोरेट लॉ सर्विस के आगे 99 लिख दोगे कि भाई मुझे तो लॉ पसंद ही नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उस केस में आपको उस सर्विस के लिए कभी कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, आप मेडिकली अनफिट हो।
तो जैसे कि हमने मेडिकल वाले चैप्टर में भी देखा था कि मेडिकल सर्विसेज के अंदर जो टेक्निकल सर्विसेज हैं, उसके लिए तो आपको जो है स्ट्रांग रखना पड़ता है मेडिकल, उसके अंदर थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है मेडिकली, लेकिन जो नॉन टेक्निकल सर्विस है जैसे आईएएस वगैरह होगी, तो आप कह सकते हो बैठने वाली सर्विसेज हैं, तो उन केसेस के अंदर मेडिकली अगर आप थोड़े से अनफिट भी हो तो उसमें कोई बात नहीं होती, उसमें आपको चांस दे दिया जाता है, आपको थोड़ा टाइम दे देंगे इनिशियली और बाद में आपका चलता रहता है, उसमें कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन टेक्निकल सर्विसेज जो पुलिस फोर्सेस की सर्विसेज हैं, उसके लिए आपको मेडिकल फिट होना पड़ता है, जो आपकी हाइट बताई गई है, जो आपको फिजिकल ट्रेट्स बताए गए हैं, वो सब आपके पूरे होने चाहिए, अदरवाइज आपको फिर टेक्निकल की जगह नॉन टेक्निकल सर्विस में भेज देंगे। तो अगर सपोज करो आपने आईपीएस भरा था लेकिन आपको पाया जाता है कि आप मेडिकली अनफिट हो, तो आपको आईपीएस की जगह वो किसी और सर्विस के लिए भेज देंगे, सपोज आईएएस में, आईएफएस में, जहां पर भी आपका रैंक पड़ेगा उस हिसाब से। तो अगर आप मेडिकली अनफिट हो, आपको पता ही है कि मैं मेडिकली अनफिट हूँ, सपोज मैं कलर ब्लाइंड हूँ या फिर मुझे कोई और प्रॉब्लम है, मुझे नॉक नीज है, तो मैं नहीं जा सकता टेक्निकल सर्विस में, तो आपको वो सब सर्विसेज नहीं भरनी चाहिए। तो आईपीएस हो गया या डैन आईपीएस हो गया, या कोई भी और रेलवे पुलिस फोर्स हो गया, कोई भी पुलिस से रिलेटेड जो भी सर्विस है, जो टेक्निकल सर्विसेज हैं, उनके आगे आपको 99 लिख देना चाहिए ताकि आपको उसके लिए कंसीडर ना किया जाए। थर्ड आ जाता है अगर आप ऑलरेडी सर्विस के अंदर हो, अगर आप पहले से ही किसी सर्विस के अंदर हो, सपोज करो स्टेट के अंदर आप पीसीएस ऑफिसर हैं और आप एसडीएम की तरह अभी ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी एसडीएम लगे हुए हो, तो आप पहले सर्विस में, तो आप बाकी सर्विसेज को क्यों देखोगे? तो आप सिर्फ एक सर्विस भरोगे आईएएस, तो आईएएस के आप 01 लिख दोगे और बाकी सबको आप 99 लिख दोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पीसीएस हो, तो अदरवाइज भी आपकी थोड़े टाइम में आईएएस में प्रमोशन हो ही जाएगी। तो इसीलिए आपके पास ऑलरेडी आप अच्छी सर्विस में हो, तो आपके पास चांस है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्विस को या दो सर्विस को जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको भरोगे, बाकी सबको आप रिजेक्ट कर दोगे। तो रिजेक्शन के लिए आपको 99 लिखना है। लेकिन इसके अंदर एक केवियट है, वो ये है कि अगर आप ऑलरेडी आईएएस या आईएफएस हो, तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि ये प्रीमियम सर्विसेज मानी जाती हैं, तो इसीलिए आप इसके अंदर दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते यूपीएससी का। तो अगर आप आईएएस या आईएफएस फॉरेन सर्विस वाला, फॉरेस्ट नहीं फॉरेन, तो इंडियन फॉरेन सर्विस में हो या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो, तो आप दोबारा यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आप दोबारा एग्जाम देना चाहते हो तो फिर आपको रिजाइन करना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद दोबारा पेपर लिखना पड़ेगा। नौकरी छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि हर बार किस्मत काम नहीं करती, तो हो सकता है इस बार तो आप आईएएस या आईएफएस बन गए थे और अगली बार आप सिलेक्ट ही नहीं हुए या प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप आईएएस या आईएफएस ऑलरेडी बन चुके हो, तो फिर आप ऑलरेडी सर्विस में रहते हुए पेपर नहीं दे सकते, आपको रिजाइन करना पड़ता है। फोर्थ आ जाता है आप ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड हैं। तो सपोज कीजिए आप किसी भी और प्रोफेशन में हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं या आप लॉयर हैं, और आप ऑलरेडी आपका वेल स्टैब्लिश काफी अच्छा काम चल रहा है, 2-4 लाख रुपए के आपको केसेस आ रहे हैं महीने के, या आप कुछ कुछ और बिजनेस करते हैं, आपकी फैक्ट्रीज हैं, तो आप पहले ही वेल स्टैब्लिश्ड हैं, तो उस केस के अंदर आपको सिर्फ उसी सर्विस को लिखोगे जिसका आपको चार्म है। तो सपोज करो आपको आईएएस का चार्म है या आईपीएस का चार्म है, तो आप सिर्फ उसके आगे 01 या 02 लिखोगे और बाकी सर्विसेज को रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको अपने काम में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में अच्छे पैसे मिल रहे हैं, अच्छी इज्जत मिल रही है, तो आप किसी और चीज के लिए क्यों जाओगे? तो इस तरह से 4 क्राइटेरिया होते हैं जब आप किसी सर्विस को रिजेक्ट कर सकते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ऑल इंडिया सर्विसेज, जो 2 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, वो हैं आईएएस और आईपीएस। इसके अंदर आप स्टेट्स में पोस्टेड होते हो, तो स्टेट गवर्नमेंट भी आपको कंट्रोल करती है, पर ओवरऑल कंट्रोल जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहता है। और हमने इसको डिटेल में भी डिस्कस किया हुआ है, आईएएस एंड आईपीएस पे सेपरेट वीडियोस में, आपका क्या सैलरीज होती हैं, क्या करियर प्रोग्रेशन होता है, और जब आईएएस डीएम की तरह काम करता है तो क्या काम करता है, आईपीएस जब एसपी की तरह काम करता है तो क्या काम करता है, दोनों के क्या पावर्स होते हैं, तो इसको हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। तो ये होगी आपकी 2 ऑल इंडिया सर्विसेज। उसके बाद जो बाकी सर्विसेज होते हैं उसको हम सेंट्रल सर्विसेज कहते हैं। इसके अंदर 2 क्लासिफिकेशंस है, एक तो ग्रुप ए, जिसको क्लास 1 भी बोल देते हैं आम भाषा में, और दूसरी हो जाती है ग्रुप बी। तो ग्रुप बी को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जिसको हम आम भाषा में क्लास 2 सर्विसेज बोलते हैं। तो ग्रुप ए के अंदर सबसे ज्यादा सुपीरियर सर्विसेज जो होती है वो होती है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद आ जाती है आपकी अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज की बात करें तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस होती है। इसके अंदर आप जो अकाउंट्स और ऑडिटिंग का काम होता है, सरकार का, एम्प्लॉइज का, सैलरीज कितनी बन रही है, वो सब चीजें देखने का काम आपका होता है। एंड अगेन आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होती हैं। उसके बाद आती है आपकी इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। तो जैसे कि आपको पता है कि डिफेंस और सिविल हम 2 चीजों में बांटते हैं हर एक चीज को, तो इसमें सिविल अकाउंट्स जो है, जो सिविल खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स का, उन चीजों को आपको देखना होता है। और जो आपका इसी तरह से डिफेंस अकाउंट सर्विस है जो आगे आएगी, उसके अंदर आपको डिफेंस की साइड के खर्चे देखने होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो फॉरेस्ट सर्विस के अंदर, इसके अंदर आप फॉरेस्ट ऑफिसर्स बनते हो, जैसे कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इस तरह की पोस्ट आपको मिलती हैं।
उसके बाद इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, इसके अंदर कंपनी लॉ और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के जो लॉज हैं उसके अंदर आपको जो है प्लेसमेंट्स मिलती हैं। तो अगेन इसके अंदर भी काफी अच्छा स्कोप है, बट अगेन लिमिटेड स्कोप रहता है। कोई भी सेंट्रल, अगर हम ग्रुप ए सर्विस की बात करें तो ज्यादातर सर्विसेज जो हमने लेवल्स देखे थे जिससे रैंक डिसाइड होता है, तो हमने देखा था कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं तो उनका रैंक जो है वो लेवल 18 पे था। ठीक है, तो लेवल 18 तक कोई नहीं पहुंचता सिवाय आईएएस के। उसके बाद आईपीएस और आईएफएस जो है वो लेवल 17 तक जा रहे थे। लेकिन ये जो बाकी की सेंट्रल ग्रुप ए सर्विसेज है ये ज्यादातर लेवल 15 के ऊपर एंड हो जाती हैं। तो आप लेवल 15 के ऑफिसर बनने के बाद आपका जो करियर है वो एंड हो जाता है, या आपका जो सैचुरेशन पॉइंट है आप कह सकते हो वो आ जाता है। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था डिफेंस अकाउंट सर्विस, तो सिमिलर अकाउंट्स का ही काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी होता है, लेकिन डिफेंस में आपकी पोस्टिंग होती है। तो अगर आप डिफेंस से रिलेटेड है, बैकग्राउंड आपका डिफेंस का है या आपको डिफेंस का काम वगैरह अच्छा लगता है तो आपके लिए अच्छी सर्विस होती है। उसके बाद डिफेंस स्टेट सर्विसेज, उसके बाद इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इंफॉर्मेशन सर्विसेज में जो भारत सरकार की पब्लिकेशंस वगैरह होती हैं जैसे योजना कुरुक्षेत्र और ये सब चीजें हैं, तो इन सब चीजों में आपका जो है भूमिका रहती है। उसके बाद इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज, तो इसके अंदर जो इंडिया का गोला बारूद का काम होता है, हथियारों का काम होता है, वो सब चीजें आप मैनेज करवाते हो। उसके बाद इंडियन पोस्टल सर्विसेज, तो पोस्टल्स का काम तो इतना ज्यादा आजकल नहीं होता, बट यस पोस्टल सर्विसेज भी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद इंडियन पी एंड टी अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज, तो अगेन इसके अंदर इंडियन पोस्ट और इंडियन टेलीकम्युनिकेशन दोनों का ही जो फाइनेंस का काम है और अकाउंट्स का काम है वो आपके पास रहता है, आपके अंडर में रहता है। फिर आ जाती है रेलवे की सर्विसेज, तो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सोनल सर्विसेज, इसके अंदर लोगों की प्रमोशंस है, रिक्रूटमेंट है, वो सब चीजें आप देखते हो। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज, तो ये आईपीएस की तरह ही हो गया, पुलिस फोर्स होगी रेलवे की। उसके बाद इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, तो रेलवेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज को दी जाती है। उसके बाद आती है आपकी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आईटी, यानी कि इनकम टैक्स। उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज कस्टम्स एंड एक्साइज। तो अगेन इसके अंदर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स में ज्यादा पैसा है, कुछ लोग कहते हैं कस्टम में ज्यादा पैसा है, बट ऑफ कोर्स आपको करप्शन के हिसाब से नहीं देखना, आपको देश सेवा के हिसाब से कुछ भी चीज देखनी चाहिए। तो अगेन अगर आप कस्टम्स में हो तो आप अलग तरह से देश की सेवा कर सकते हो, अगर आप इनकम टैक्स में हो तो अलग तरह से देश की सेवा कर सकते हो। तो दोनों में ही आपका अच्छा करियर बना रहता है। उसके बाद आती है आपकी इंडियन ट्रेड सर्विसेज, तो ये अभी उभरती हुई सर्विस है आप कह सकते हो, क्योंकि फॉरेन ट्रेड हमारा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली आप जो डायरेक्टर फॉरेन ट्रेड होते हैं या उससे नीचे वाली जितनी भी पोस्ट है, तो आपके मैक्सिमम जो है वो डीजीएफटी बनते हो, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड तक पहुंचते हो। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी फॉरेन ट्रेड में होना चाहिए, क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, उन सब चीजों की जो पॉलिसीज है, इंप्लीमेंटेशन है, उन सब चीजों में आपका योगदान होता है। फिर आ जाती है ग्रुप बी सर्विसेज, तो जिसको हम क्लास 2 सर्विसेज भी बोलते हैं। तो अगर आपका रैंक बहुत नीचे आता है तो आपको इन सर्विसेज में से चूज करना होता है। एंड अगेन कुछ लोग इन सर्विसेज को प्रेफर नहीं भी करते, तो आप इसके आगे 99 भी लिख सकते हो। जब जैसे सपोज करो आप स्टेट में ऑलरेडी पीसीएस या डीएसपी बने हुए हो, तो आप ऑलरेडी एसडीएम की तरह काम कर रहे हैं, डीएसपी की तरह काम कर रहे हैं, तो फिर आप ग्रुप बी सर्विसेज को चूज नहीं करोगे, तो आप इनके आगे 99 लिख दोगे। इसके अंदर जैसे आ जाती है आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, उसके बाद दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज, तो ये एक किस्म से पीसीएस सर्विस होगी जिसके अंदर दिल्ली और अंडमान वाला एरिया आ गया। और पौंडीचेरी वाले के लिए पौंडीचेरी सिविल सर्विस होगी। तो जो लोग इस एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए काफी अच्छी सर्विस हो जाती है, लेकिन अगर आप दिल्ली अंडमान या कहीं से भी बिलोंग नहीं करते तो आपके लिए अच्छी सर्विस नहीं होगी। और सिमिलरली पौंडीचेरी से अगर आप बिलोंग करते हो या पौंडीचेरी के आसपास वाले एरिया से बिलोंग करते हो तो आपके लिए अच्छी सर्विस है, अदरवाइज आपके लिए उतनी अच्छी सर्विस प्रेफर्ड सर्विस नहीं होगी। तो उसके बाद आती है दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विसेज, तो ये अगेन जैसे स्टेट पुलिस सर्विस होती है उसी तरह से यूटी की पुलिस सर्विस होगी, और यहाँ पे पौंडीचेरी पुलिस सर्विस होगी। ये अगेन पौंडीचेरी के लिए जैसे स्टेट की पुलिस सर्विस होती है उस तरह से होगी। तो इसके अंदर आपको, क्योंकि आपको ये ग्रुप बी सर्विसेज हैं, तो आपको वेट करना होगा आपकी प्रमोशन के लिए। तो डैन आईपीएस से या पीपीएस से आपको आईपीएस बनने में टाइम लगेगा। तो अल्टीमेटली आपको बनना आईपीएस ही है, लेकिन आपको टाइम लगेगा। तो आपका नीचे रैंक आया तो जिसके कारण आप डायरेक्ट आईपीएस बेसिकली नहीं बन पा रहे। तो हमने ब्रीफ में देखी हमारी जो सर्विसेज हैं, कौन सी सर्विसेज आप ले सकते हो यूपीएससी क्रैक करने के बाद। तो इनमें से जिस भी सर्विस पे आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिएगा वो आप नीचे कमेंट्स में बता देना, मैं उस पर बना दूंगा। हमने ऑलरेडी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को डिस्कस कर लिया है। सो अब उसके आगे कुछ और चीजें हैं जो यूपीएससी हमें बताता है कि एक तो आपको बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए अपने प्रेफरेंसेस को, और ब्लैंक तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। या तो आप 99 लिखिए या सबको मार्क कर दीजिए। ऑफ कोर्स ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी नौकरी मिल जाए तो उस हिसाब से आपको सभी को भरना चाहिए।
एंड इसके अलावा जो जो भी आप रिजेक्ट करना चाहते हो वहाँ पे आपको 99 लिखना चाहिए। तो इन केस ऑफ द सर्विस और सर्विसेज व्हिच यू डू नॉट वांट टू ऑप्ट, यू शुड हैव मार्क 99 अगेंस्ट सच सर्विस। तो आपको 99 लिख देना चाहिए ताकि आपको उसके लिए कंसीडर ना किया जाए। एंड इसके अलावा ये जो सेंट्रल सर्विसेज हमने देखी हैं, तो क्योंकि ये सेंटर के अंदर आ रही है, लेकिन इसके अंदर भी ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती है जिसके अंदर कोई स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो ये सेंट्रल सर्विसेज की एक आप कह सकते हो कंबाइंड लिस्ट नहीं है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने के लिए आपको और भी रास्ते मिलते हैं, और भी एडवर्टाइजमेंट्स मिलती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छे पदों पे आने के लिए आपको और भी चांसेस मिल जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई स्पेशल नॉलेज, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन या कोई स्पेशल एक्सपीरियंस दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर आप इंडियन लीगल सर्विसेज में जा सकते हो। तो ये कॉर्पोरेट लीगल सर्विस से अलग है। तो इंडियन लीगल सर्विस के अंदर आप जा सकते हो, लेकिन अगर उसके लिए आपको एन नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइजर बन जाते हो। तो उसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जहां जहां पे डेपुटेशन पे रखती है आप वहां वहां रहते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए कहती है आपको लीगल मैटर्स पे, तो आप एडवाइस करते हैं। एंड उसके बाद आप प्रमोशन हो के लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी बन सकते हो। तो इस तरह से आपका प्रमोशन चैनल भी चलता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी के सभी यहाँ पे कवर हो गया ऐसा नहीं है। तो अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, कोई स्पेशल नॉलेज है, तो उसके बाद भी आप सेंट्रल सर्विसेज में आ सकते हो, क्योंकि उसकी सेपरेट एडवर्टाइजमेंट्स होती रहती हैं। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो लोग नया तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों को भी पता चला होगा कि हाँ, आप इतना कुछ बन सकते हो, इस तरह से देश की सेवा कर सकते हो, और ऑफ कोर्स आपका भी इससे उत्थान होगा, क्योंकि आपकी जो रेपुटेशन है वो भी इंक्रीज होती है। एंड ऑल इन ऑल आईएएस जो है वो अनपैरेलल्ड सर्विस है। तो उसके हमने कई सारे रीजंस देख लिए। आप ज्यादा जगह पे एचओडीज बनते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आईपीएस ऑप्ट करना चाहते हो और आईपीएस बन जाते हो, तो उसके बाद आपकी मैक्सिमम पोस्ट जो है वो डीजीपी ऑफ द स्टेट है। तो लेकिन डीजीपी किसको रिपोर्ट करता है? होम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को। तो होम सेक्रेटरी कौन होता है? वो आईएएस ऑफिसर होता है। उसके बाद होम सेक्रेटरी से ऊपर भी और ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, फाइनेंस कमिश्नर होता है, और आपका जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होता है। और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के बाद नेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो आपके कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। तो बहुत सारे और लोग होते हैं जो ऊपर होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आईएएस जो है वो अनपैरेलल्ड सर्विस है, और इसीलिए ज्यादातर जो मेजोरिटी लोग होते हैं वो आईएएस को ही अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे भी रखते हैं। तो लास्टली मैं आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स बता दूं जो आप अगर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगे, और जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहला बेनिफिट तो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हो, यानी कि जो भी आपको टीचर पसंद है, जो भी एजुकेटर आपको पसंद है, जो भी शिक्षक आपको पसंद है, उसी से आप सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कर सकते हो। तो आपके पास चॉइस ऑफ टीचर्स मिल जाता है, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पे जाते हैं तो सपोज कीजिए वहाँ पे आपको पॉलिटी के टीचर अच्छे लगे लेकिन इकोनॉमिक्स के अच्छे नहीं लगे, तो आपके पास स्विच करने का ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं, और बहुत सारे ऑफलाइन टीचर्स भी हमारे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, जैसे कि मृणाल सर खुद पढ़ाते हैं। तो उनसे अच्छा आपको इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएगा? तो इस तरह से आपके पास चॉइस ऑफ टीचर्स हो जाती है। सेकेंडली, आपके लिए डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस लगाए जाते हैं, ताकि अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे क्लियर कर सको। उसके लिए शेड्यूल होता है, आप अपने डाउट्स लिख के दे सकते हैं, और आपके जो टीचर्स हैं वो आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो आपका ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर हो जाता है, जिससे कि काफी ज्यादा बेनिफिट रहता है आपको चीजों को समझने में और याद रखने में। थर्ड, अगर मैं प्लस पॉइंट बताऊं तो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यानी कि अगर आपने सपोज कीजिए आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का पढ़ना, लेकिन आपको लगा नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन लेना चाहता हूँ, तो आप उसको भी स्विच कर सकते हो। तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरी अनअकैडमी की लाइब्रेरी का। तो आप मल्टीपल टीचर से सेम कोर्सेज देख सकते हैं, और आप अदर अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। जिससे कि अगर सपोज कीजिए अगर आप दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हैं, तो आप दोनों ऑप्शन को स्टडी करके देख सकते हो, और उसके बाद अपना मन जो है वो पक्का बना सकते हो। तो आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना होता, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपका सब कुछ चलता रहता है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि आपको रियल टाइम इंटरेक्शन मिलता है टीचर्स के साथ। तो आपका बिल्कुल लाइव वन टू वन क्लासेस होती है, जैसे कि आपके सामने ही टीचर्स बैठे हो, तो आप अच्छे से उसी समय वास्तविक समय पर बातचीत कर सकते हो अपने शिक्षकों के साथ। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलती है, यानी कि आपको डेली एमसीक्यूज की भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्रीलिम से पहले के लिए प्रीलिम बूस्टर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। आपको पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। तो आपको हर तरह की अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज हमारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होती हैं। और इसके अलावा हर एक टेस्ट सीरीज के और हर एक थ्योरेटिकल चैप्टर के भी आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स दिए जाते हैं, जिससे कि आप देख सकते हो, जिससे कि आप अपनी रिवीजन कर सकते हो आसानी से। आपको खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उसको डायरेक्टली अपने फोन में या टैब में पढ़ सकते हो, या फिर आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। सिक्स पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर जाते हैं, लेकिन आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट या कोई ना कोई पोर्शन जो है वो कह देते हैं खुद से कर लो, या फिर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण फिर आपका वो काम रह जाता है। आपको अनअकैडमी पे इस तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी। आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया जाता है। डेली क्लासेस होती हैं, टाइम टू टाइम क्लासेस होती हैं, और बहुत सारे ऑफलाइन कोर्सेज भी बना चुके होते हैं।
जिसको आप एक्सेस कर सकते हो अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट रह जाए तो। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ तो आप सारी की सारी वीडियोस को डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास और वॉच कर सकते हो ऑफलाइन। यानी कि सपोज कीजिए आप किसी ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा, या जैसे अभी साइक्लोन आया था तो उड़ीसा के जो एरियाज हैं वहाँ पे इंटरनेट अफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है या आप किसी भी और रीजन से आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी सारी की सारी वीडियोस को, जो भी आपके रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, उनको डाउनलोड करके रख सकते हो और आप जब चाहें उन्हें ऑफलाइन देख सकते हो। जिससे कि अगेन आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है और आपका अगेन आप पूरा का पूरा जो आपका स्टडी का टाइम टेबल है वो अफेक्ट नहीं होता, वो यूं का यूं चलता रहता है। तो दीज आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग अन अकेडमी प्लस। इसलिए आपको अन अकेडमी प्लस जो है वो जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एंड अगर आप लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हो, बेसिकली अब अभी आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या अभी आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, अभी आप मन बना रहे हैं, तो आपके लिए जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन मैंने आपको पहले बताया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है आपको। और सिर्फ 43,000 रुपीज़ के अंदर आपको 2 साल के लिए एक्सेस मिल जाता है पूरी अन अकेडमी लाइब्रेरी का।